नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके मैट्रिक पे। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि इस चैनल के माध्यम से आपको यूपी टेट की हिंदी के बारे में जो है तैयारी कराई जा रही है। तो जो विद्यार्थी इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो को देख रहे हैं वो जो है वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के माध्यम से समास के बारे में बहुत सारी जानकारी आज मिलने वाली है। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। समास क्या है तो ध्यान दीजिएगा। समास संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को समास कहते हैं। मतलब कि दो या दो से अधिक शब्दों का जब मिलन होगा तो क्या कहलाएगा? आपका समास कहलाएगा। तो अब इसमें समास के कितने भेद हैं? समास के 6 भेद हैं। आइए समास के 6 भेदों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके जो समास हैं, समास आपके 6 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। अब ये 6 प्रकार के जो समास हैं, आइए इनके बारे में हम जानते हैं कि ये समास हम पहचानेंगे कैसे। अगर आपके पेपर में आ गया तो इस समास की हम पहचान कैसे करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग सीखते हैं द्वंद्व समास के बारे में। किसके बारे में? द्वंद्व समास के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, द्वंद्व समास ये कहता है कि जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। मतलब कि द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद, पीछे का और आगे का जो पद होते हैं दोनों प्रधान होते हैं। तो ऐसे जो है हमने क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास बोलते हैं। देखिए हमने यहाँ पे टिक लिख रखा है, द्वंद्व समास का अधिकतम योजक चिन्ह का लोप होता है। मतलब अगर द्वंद्व समास जहाँ होगा वहाँ पे आपका योजक चिन्ह बना होगा। क्या चिन्ह बना होगा? योजक। ये योजक चिन्ह का सिंबल है। अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है माता पिता, तो माता और पिता में देखिए योजक चिन्ह लगा है। तो ये कैसा समास है? द्वंद्व समास है। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो माता और पिता, मतलब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसमें जब हम इसका विग्रह करेंगे माता पिता, तो माता और पिता, तो इसमें और शब्द भी आता है जब व्याख्या करेंगे तो आप राम कृष्ण, राम और कृष्ण कैसा समास है? द्वंद्व समास है। भाई बहन, भाई और बहन, तो ये जो योजक चिन्ह आता है ना, ये आपका समास के बारे में बताता है। अगर योजक का जब दिया है भाई बहन, जब इसका हम एक्सप्लेन करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो भाई और बहन में टूटेगा। तो ये कैसा समास कहलाएगा? आपका द्वंद्व समास। ऐसे सीख लेते हैं हम लोग द्विगु समास। कौन समास? द्विगु समास। अभी हमने सीखा कि इसका द्वंद्व समास, आते हैं द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यात्मक हो द्विगु समास कहलाता है। पूर्व पद कैसा हो? संख्यात्मक हो। जैसे लिखा है कि, या तो आपको मैं एक और अच्छा ट्रिक बता दूं, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। ध्यान दीजिए, द्विगु समास में जो शब्द होगा वो संख्या की प्रधानता का बोध कराएगा। जैसे लिखा है नवरत्न, तो नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह क्या कहलाएगा? नवरत्न। तो जैसे नौ ये संख्या का बोध, जैसे कि हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 की संख्या, ये संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए कैसा है? ये द्विगु समास है। त्रिभुवन, त्रिभुवन 3 भवनों का समास, मतलब 3 भवनों का मंजिल कह सकते हैं त्रिभुवन। तो इसमें भी 3 भवनों का जो है आप कह सकते हो समूह भी कह सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा? का त्रिभुवन। त्रिभुवन में कौन समास है? द्विगु, क्योंकि 3 का बोध करा रहा है, संख्या का बोध करा रहा है। सतमंजिल, 7 मंजिल का समूह, जिस सत माने 7 होता है, तो ये भी 7 संख्या का बोध करा रहा है। तो एक ऐसा समास है आपका द्विगु समास है। आइए सीखते हैं हम लोग कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? विशेषता बताने वाले शब्द को हम कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब ये कि किसी, ये जो शब्द होगा किसी की विशेषता बताएगा। जैसे लिए काली मिर्च है, तो काली है जो मिर्च, मतलब काली मिर्च, मिर्च की क्वालिटी क्या है? वो काली है। तो काली है जो मिर्च। या तो एक और तरीके बता दो, इसमें जब हम व्याख्या करते हैं तो हाय और जो शब्द आता है, क्या आता है? हाय और जो जब आएगा तो क्या कहलाएगा? कर्मधारय समास। जैसे नील कमल, तो नीला है जो कमल, तो नील कमल, तो कमल की विशेषता कैसी है? नीला है। तो ये कैसा समास होगा? आपका कर्मधारय समास होगा। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाली, या आपका सब मुख कैसा है? चंद्र के समान है। तो के समान है जो, ये शब्द जब आते हैं बीच में, जब उनका हम तोड़ते हैं तो वो जो है कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं हम लोग अव्ययीभाव समास। कौन समास? अव्ययीभाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययीभाव समास कहलाएगा। अव्ययीभाव का एक आपको शायद डिफिनेशन से ना समझ में आए, थोड़ा सा मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ उसका।
प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द अभिभाव कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिभाव। मतलब कि जो उपसर्ग होगा, जैसे यथा, क्या है? ये उपसर्ग है। ये क्या होता है? शब्द के पहले लगा होता है। तो प्रत्येक उपसर्ग क्या होंगे? आपके अभिभाव होंगे। यथाशक्ति, यथा की शक्ति, यथा स्थान, स्थान के अनुसार, आजीवन, जीवन भर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब जैसे कि हमने अभी बताया था, जब योजक चिन्ह आ जाता है तो आपका द्वंद्व समास होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि योजक पे आने पर ही द्वंद्व समास, कभी कभी क्या, जैसे दोनों शब्द एक जैसे हों, रात रात, रात रात आ गया तो कैसा समास कहलाएगा? ये आपका अभिविभाव कहलाएगा। दिन दिन कैसा समास कहलाएगा? अभिविभाव। मतलब दोनों शब्द रिपीट हो जाएं और बीच में योजक का चिन्ह लगा रहे तो क्या कहलाएगा? अभिविभाव समास कहलाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के बारे में जानते हैं हम लोग। आपका बहुव्रीहि समास ये कहता है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। देखिए, ये जो डिफिनीशन वगैरह है शायद इससे आप ना समझ पाओ, लेकिन मैं आपको बताऊं। बा से होता है भगवान, बा से याद करो भगवान। बहुव्रीहि समास में अधिकतर भगवान का बोध होता है। जैसे दशानन, 10 मुख है जिनके, अर्थात रावण। दशानन में अगर पूछा दशानन में कौन समास है तो आप क्या बताएंगे? दशानन में आपका जो समास है वो बहुव्रीहि समास है। नीलकंठ, नीला कंठ है जिनका अर्थात शिव जी। लंबोदर, लंबा उदर है जिनका अर्थात गणेश जी। गिरधर, गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। ये सारे जो हैं आपके बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएंगे। और ये जो होते हैं ना, जिसे हमने डिफिनेशन में लिखा है कि जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष अर्थ का बोध होता है, बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, 10 मुख वाला, अर्थात जिनके, जैसे रावण है तो दशानन से किसका बोध हो रहा है? रावण का हो रहा है। नीलकंठ से किसका? शिव जी का। लंबोदर से गणेश जी का। गिरधर से श्री कृष्ण जी का। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। आइए सीखते हैं हमारा तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण हो तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से अपादान, तो ये जो होते हैं ये सब आपके तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तत्पुरुष समास आपके 6 प्रकार के हैं। कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, तत्पुरुष। आइए सबके बारे में हम लोग जानते हैं कि आपका कर्म तत्पुरुष कैसे हम लोग पहचानेंगे। कर्म तत्पुरुष को अगर आपको जानना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब इसको हम कर्म तत्पुरुष को, जैसे मतदाता बोला तो मत के लिए दाता बोलिए, या तो आपको सिंपल बताऊं कि तत्पुरुष समास में जब व्याख्या करेंगे तो के लिए शब्द आता है तो तत्पुरुष होता है। अगर इस तरह ना पूछे, आपके ऑप्शन में कर्मधारय पूछ रहा है कि कर्मधारय तत्पुरुष की पहचान, तो आप ध्यान, जब इसको हम जैसे लिखे मतदाता, जब मतदाता को हम तोड़ेंगे तो बोलेंगे मत को देने वाला, मत को देने वाला मतदाता, तो यहाँ को आता है। कर्मधारय में क्या आता है? को आता है। जब भी आप किसी शब्द की व्याख्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो वहाँ को आएगा। गिरहकट, गिरह को काटने वाला। ठीक है, यहाँ पे देखिए करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष बारे में जानते हैं। जहाँ करण का लोप हो, जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा, मुँह से मांगा। मतलब जहाँ करण का लोप हो जाए, करण क्या हो जाए? लोप हो जाए। और इसमें तत्पुरुष में क्या होता है कि जब इसकी हम व्याख्या करते हैं तो से वर्ड आता है। क्या आता है? से वर्ड आता है। तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि से वर्ड जब आएगा तो क्या कहलाएगा? करण तत्पुरुष कहलाएगा। जैसे हमने बताया जन्मजात, तो क्या बोलेंगे? जन्म से उत्पन्न, मुँह मांगा, मुँह से मांगा, गुणहीन, गुण से हीन। देखिए से आ रहा है, जब से आ जाए तो आपका तत्पुरुष कहलाएगा। आइए हम देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष बारे में जानते हैं। जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो, क्या? जहाँ संप्रदान कारक चिन्ह का लोप हो वो आपका संप्रदान होगा। जैसे हथकड़ी, इसमें क्या होता है कि तत्संप्रदान में क्या होता है कि जब इसका हम व्याख्या करते हैं तो के लिए आता है। क्या आता है? के लिए। तो हथकड़ी सत्य के लिए, जैसे हथकड़ी को जब हम व्याख्या करेंगे, हाथ के लिए कड़ी। सत्याग्रह, सत्ता के लिए ग्रह, तो संप्रदान में के लिए आता है। करण में क्या आता है? से आता है। कर्म में क्या आता है? को आता है। इन सब चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं हम अपादान। अपादान सीखते हैं। अपादान तत्पुरुष, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का लोप हो, जहाँ अपादान कारक चिन्ह का क्या है? लोप हो, वो अपादान तत्पुरुष होगा। धनहीन, धन से हीन,
भयभीत, अपादान में कहते हैं धन से हीन, भयभीत, भय से भीत, ठीक है। और इस टाइप के आपके जो है आपका अपादान तत्पुरुष होगा, इसमें भी आपका से ही आता है। जब आप व्याख्या करोगे तो आपका से आएगा। आइए देखते हैं संबंध तत्पुरुष। जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो, जहाँ संबंध कारक चिन्ह का लोप हो का कौन सा का तत्पुरुष होगा? संबंध तत्पुरुष। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। दिनचर्या, दिन की चर्या। भारत रत्न, भारत का रत्न। ये सारे कैसे हैं? आपके संबंध तत्पुरुष हैं। आइए देख लेते हैं अधिकरण तत्पुरुष। जहाँ अधिकरण कारक का चिन्ह लोप हो। नीति, नीति, नीति निगुण, नीत में निगुण में पर इसमें आता है। जब हम अधिकरण की व्याख्या करेंगे तो जब इसके से नीति निगुण, तो नीति में निगुण, निपुण, तो इस तरह के जो होंगे अधिकरण होगा। मतलब जब इनके हम तोड़ेंगे तो इसमें में या पर शब्द आता है। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। देखिए पर आ गया, पर आ गया, में आ गया। जहाँ में और पर, जब हम किसी शब्द की व्याख्या करें में और पर आ जाए तो वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होगा। तो ये थे आज के समास। और जो विद्यार्थी, हमें मालूम है कि समास अधिकतर बच्चों को आता है, लेकिन अगर आप लोगों को, जिन विद्यार्थियों को नहीं आता है समास, इस वीडियो के माध्यम से हमें आशा है कि उन्हें सीखने का अच्छा मौका मिला होगा। तो आप लोगों ने वीडियो पे इतनी देर तक बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और जय हिंद, जय भारत। जस्ट आपको नेक्स्ट वीडियो मिलने वाला है इसी पे ही रिलेटेड। आज तो समास पढ़ लिए, आज अब इसके बाद जो वीडियो मिलेगा आपको, हो सकता है मैं अलंकारों पे बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।